ठीक है, तो हमने एक दो तासिकाओं में लगभग पद्य जो है वो किस प्रकार आता है, पद्य का आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसका पठन सुव्यवस्थित होना चाहिए, और उसके बाद आकलन व्यवस्थित होगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमने पिछली दो तासिकाओं से उसका अभ्यास हमने करना शुरू किया है। ठीक है, तो आज एक प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र है, देखिए आप, ये पद्य का जो भी ढांचा आहे वो किस प्रकार हर एक प्रश्न पत्र में बदलता आहे, म्हणजेच पद्याचं जे आहे म्हणजे कवितेचा जो कंटेंट आहे, कवितेचे जे कडबी आहेत ते कशा पद्धतीनं बदलत आहेत। ठीक आहे, तर ही एक प्रश्नपत्रिका आहे जी एका ह्याला येऊन गेलेली आहे। ठीक आहे, एक्झाम साठी, म्हणून ही तुमच्या समोर आणलेली आहे बघा। आता ह्याचे बघा एवढी मोठी अशी कविता आहे, म्हणजे आपले कमीत कमी एक 3 ते 4 मिनिटं वाचण्यासाठी जाणार आहेत आणि एका वाचनात अर्थ कळत नाही, कमीत कमी दोनदा आपल्याला वाचन करावंच लागतं व्यवस्थित, आणि मग जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा अजून ते पुनः रिकॉल करून घ्यावी लागती मागे येऊन। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे पढ़ लेती हूँ, आप अपनी अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, बघा एवढं एक्सपांड केलेले, तो प्रश्न क्रमांक 91 से 96 तक के जो भी है ये प्रश्न हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, 1 मिनिट, माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना एकदा सांगा बरं। आवाज येतोय का सगळ्यांना क्लिअर? यस, ठीक, ओके, येतोय आवाज। चला, तर ही एक अधिकृत प्रश्नपत्रिका म्हणजे येऊन गेलेली आहे, ती आपण घेतलेली आहे आज। ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला पॅटर्न कळतो की कशा पद्धतीनं गद्य आणि पद्यामध्ये बदलाव होत आहेत हळूहळू। चलिए ये पढ़ लीजिए। पूर्व चलने के बटोही, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी घर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। म्हणजे जीवनामध्ये आपण जेव्हा म्हणजे मार्गक्रम करत असतो, जिंदगी की राह पर चलते हुए किस प्रकार की अनुभूति मिलती है, यह अनुभूति का एहसास हमें इस पद्य के माध्यम से कवि करना चाहते हैं कि किसी प्रकार अनिश्चितता है इस जीवन पथ पर। ठीक है, और पूर्व चलने की है बटोही, म्हणजे आपण पूर्व दिशेला चलत आहोत। ठीक आहे, पूर्व दिशा म्हणजे त्याच्या पूर्व दिशेचं प्रतीक काय घ्यायचं, नेहमी सूर्य पूर्वेला उगवतो म्हणजे उदय, आपला विकास, हा, विकासाची दिशा म्हणून पूर्व दिशा। ठीक आहे, तर आपण पूर्व दिशेला चलतो म्हणजे आपण आपलं जीवन प्रगती पथावर क्रम म्हणजे एक एक क्रमाने असं ते वाढत चालत आहे। आणि बाट की पहचान करले म्हणजे आपल्याला आपला जो पूर्व दिशेला चालायचं आहे, मग त्याच्यासाठी आपण जी वाट निवडलेली आहे ती पण आपल्याला ओळखून घ्यावी लागेल, की हे जीवन जगत असताना जसे जसे आपण प्रगती करतोय, एक एक पाऊल पुढे टाकतोय, तर आपल्या ती वाट कशी असणार आहे आपल्यासाठी, हा कवितेचा आशय आहे। ठीक है, तो एक बार आपने भी स्क्रीन पे पढ़ लिया होगा, अब मैं प्रश्न पढ़ लेती हूँ। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, किस विशेषता, कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। बघा, 3 अनिश्चितता की ओर, क्योंकि येस, की सगळं काही अनिश्चित आहे, आपण काही बरेच आपण म्हणतो ना की ठरवून काही होत नाही, आपल्या समोर जे वाढवून ठेवलेलं आहे तसं तसं आपण पुढे सरकत आहोत, म्हणजे लाईफ मध्ये सगळं अनिश्चित आहे, कुठल्या घडीला काय होईल याचा भरोसा नाहीये, तोच मेसेज ह्या कवितेतून दिलेला आहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारी यात्रा, जीवन यात्रा, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, तो अनिश्चितता की ओर। ठीक है,
आणि ही यात्रा कुठली, तर आपली जीवन यात्रा मनुष्य प्राणी की। ठीक है, तो ये चलिए अगला प्रश्न। कविता में आए सुमन और कंटक, एक मिनट थोड़ा सा कम कर देती हूँ। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है? कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है? अब आप मुझे पहले बताइए कि सुमन का अर्थ क्या है और कंटक का अर्थ क्या है, तभी ये विकल्प हम सही चुन पाएंगे। हाँ चला सांगा, सुमन आणि कंटकचा अर्थ काय? उत्तराकडे पुन्हा जायचं, आधी गडबड नाही करायची। हा, सुमन और कंटक, सुमन म्हणजे फुल, बरोबर रवींद्र सर। कंटक, कंटक हो काटे, व्हेरी गुड। ठीक आहे, म्हणजे कसं असतं ना की आपण शिस्तीत चालायचं एक स्टेप बाय स्टेप, याचा अर्थ पहिले माहित पाहिजे। तो इसीलिए सुमन का अर्थ है फूल, कंटक का अर्थ है काटे। तो कविता में आए फूल और सुमन और कंटक किस भाव के, बघा मी नेहमी तुम्हाला सांगते कवितेतला जे शब्द असतात त्याचा शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही, त्याचा भावार्थ घ्यायचा असतो। आणि आपण अनुवाद जेव्हा करतो, अनुवाद कुठलाही अनुवाद करतो, त्याचा भाव ज्याला कॅच करता येतो ना, तो अनुवाद सशक्त ठरतो। ठीक आहे, भाव म्हणजे त्याचा आत्मा असतो, त्या कंटेंटचा, त्या कलाकृतीचा तो आत्मा म्हणजे हरवला नाही पाहिजे। ठीक आहे, म्हणून त्याचा भावार्थ, मतितार्थ, गर्भितार्थ फार महत्वाचा असतो। ठीक आहे, तो कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है? दो फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। सांगा। सभी को अभी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई, आज तीसरी तासिका चल रही है पद्य को लेकर, तो अभी आपको पढ़ने का आपका जो कौशल है वो विकसित हो गया है अच्छी तरह से। और आशय का जो भी मैसेज है, वो कविता, वो पद्य क्या कहना चाहता है, ये आप भली भांति समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो बात है, सुमन यानी सुख और कंटक यानी दुख, तो सुख दुख है जो जीवन के, तो उनको लेके इन शब्दों का प्रयोग प्रस्तुत कविता में कवि ने किया है। वेरी गुड। चलिए, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहे हैं? कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहे हैं? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। बघा काय असेल उत्तर, आता व्यवस्थित उत्तर द्या, गडबड नाही करायची, शांततेत वाचा। 3 4 1 सगळे चालेल। बरं, 4 मेजॉरिटी 4। हम्म, हा ठीक आहे, 4 4 म्हणतायत। वैशाली 4, वीणा मॅडम 4, शान सूर्यवंशी, हा बरं ठीक आहे, सगळेजण 4 सोबत जात आहेत। हर स्थिती में आगे बढ़ने की। ठीक आहे, आता इथं तुम्हाला कन्फ्यूज करू शकतो हा अजून एक पर्याय, कि हर स्थिति में साहस दिखाने की। ठीक है, हर स्थिति में साहस दिखाने की और हर स्थिति में आगे बढ़ने की। आता हर स्थिति में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो साहस दिखाने वाला वो वाक्य से ज्यादा ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण ये रखता है कि हर स्थिति में हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इसमें और इसमें जमलिंग हो सकता था, 1 और 4 में। ठीक है, लेकिन सोच समझ कर ये करने का है कि अब लग सकता है हर स्थिति में साहस दिखाने की। ठीक है, और हर स्थिति में आगे बढ़ने की। साहस दिखाने से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला, तो डटकर रहना होगा और आगे बढ़ते हो रहना होगा। ठीक है, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है। सब और मुश्किलें है, सब और सुख है इस जीवन यात्रा में। सोपा प्रश्न है। हम्म, 1 व्हेरी गुड, बरोबर। कुछ भी निश्चित नाही है। ठीक आहे, म्हणजे हे इथं आपण बघितलंच की कुछ भी निश्चित नाही है, म्हणजेच इथं त्याच्यासाठी निश्चितला विलोमार्थी शब्द काय वापरलाय? अनिश्चित। हा, निश्चित नाहीये, कुछ भी निश्चित नाहीये म्हणजे कसं आहे? अनिश्चित आहे। निश्चित नाही म्हणजे अनिश्चित आहे। ठीक आहे, असं व्यवस्थित ते रिलेट करून समजून घ्यायचं। नीचे दिए गए शब्दों में
सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? सरित. आता सरितचा अर्थ काय सांगा? हम्म है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी घर मिलेंगे? हम्म सरित गिरी. हा, सांगा. काय सरित? सरिता नाहीये, सरित. शब्द नीट बघा, सरितचा अर्थ काय आहे? और नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? म्हणजे आता पहिले सरित ह्या शब्दाचा अर्थ माहिती पाहिजे, मग आधी सरितचे समानार्थी शब्द शोधावे लागतील. उरलेला जो असेल तो काय असेल? त्याचा समानार्थी शब्द नसणार आहे. म्हणजे इतकं काम करायचंय आता या प्रश्नावर. सरितचा अर्थ शोधायचा आहे, त्याचे समानार्थी शब्द याच्यातून शोधायचे, म्हणजे जो उरलेला असेल तो समानार्थी नसणार आहे. तटिनी, जयमाला, नद, प्रवाह. एक म्हणतायत का? 4. नदी. नदी. 4, 2. कसं व्हायलंय? याच्यात गोंधळ व्हायलाय. 2, 4. बघा बरं काय येईल. 4 म्हणतायत का? प्रवाह. प्रिंट मिस्टेक समजायचंय का सरितचा अर्थ काय आहे? सरिता म्हटलं तर नदी घेऊ शकतो आपण. मग नदी नदी म्हटल्यानंतर नदीचं नाव जयमाला असू शकतं. तटिनी असू शकतं की जिला दोन्हीकडून तट आहेत ना, किनारे आहेत नदीला. नदी हा शब्द असू शकतो इथं जर प्रिंट मिस्टेक असेल तर. आणि प्रवाह मग हा शब्द वेगळा आपण काढू शकतो. म्हणजे इथे काहीतरी प्रिंट मिस्टेक आहे का? कारण याचा अर्थ लागत नाहीये. तुम्हाला काय वाटते बघा? कोणाला माहितीये सरितचा समानार्थी शब्द? माहितीये का? किसे पता है? ठीक है. तो जैसे मॅम तो वर्ड सरिता असेल शायद. हा, मलाही तेच वाटतं, इथं प्रिंट मिस्टेक असणार आहे. कारण इथं विकल्पावर काम केलं तर आपल्याला क्लू मिळतंय. अगर हमने विकल्पों पे काम किया तो हमें क्लू मिल रहा है तटिनी. हा, तटिनी म्हणजे नदीसाठी शब्द वापरला, तर नदीला तट असतात दोन्ही बाजूने. ठीक है, तो तटिनी या नदी के लिए प्रयुक्त शब्द होगा. जयमाला भी नदी के लिए नाम वगैरह हो सकता है. और यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, जो लगता है प्रिंट मिस्टेक में रह गई होगी. तो ये भी नदी हो सकता है. और यहाँ पे प्रवाह, मग प्रवाह मात्र वेगळा असतो. कारण तो पाण्याशी हे करतो, संदर्भ ठेवतो. ठीक आहे, तर मग आपलं उत्तर प्रवाह असू शकतो या केसमध्ये. तर असा एखादा प्रश्न येऊ शकतो. हो, सरित नदीच. हम्म होय. 4 ला जायचंय आपण, 4 सोबत. ठीक आहे. अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? बघा, अनिश्चित शब्दाला प्रत्यय, म्हणजे अनिश्चित शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाने से सार्थक शब्द बनेगा? ते, ती, छोटी यहाँ पे मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, और ता. लगा के देखिए. अनिश्चित ते होता है, अनिश्चित ते, अनिश्चित ती, अनिश्चित ती, और अनिश्चितता. बघा, मी सगळ्या प्रकारे वाचून दाखवलंय. कोणचं घ्यायचं प्रत्ययातला करेक्ट? ता. व्हेरी गुड. अनिश्चितता. हाँ, अनिश्चितता. ठीक है, तो ता यह प्रत्यय अगर यहाँ पे जोड़ दिया तो अनिश्चितता. ते व्यवस्थित सार्थक बनतोय.
आता तो ये हो गए पद्य के शब्द। इस प्रश्न पत्र में ये जो पद्य की बात चल रही थी, तो ये पद्य की बात हो गई। ठीक है। और अब आते हैं गद्य की ओर। देखिए इस, अब आप देख सकते हो, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना बड़ा गद्य है इस प्रश्न पत्र का। देख रहे हो आप स्क्रीन पर, ये इतना बड़ा पैराग्राफ है और ये भी इतना बड़ा पैराग्राफ। तो आप सोच सकते हैं कितना समय लेगा ये पढ़ने में। ठीक है। चला आता गद्याकडे जायचंय आपल्याला। जयमाला उत्तर आहे. दत्तात्रय सर म्हणतात जयमाला. बरं, पण आपण ते प्रिंट मिस्टेकच्या हिशोबानं बघत आहोत. ठीक आहे. बाकीचे लोक पण सर्च करा याच्यावर. बरं, कुठून शोधलं का मॅम त्या क्वेश्चनचं उत्तर? आन्सर जयमाला आहे. बरं, जयमालाचा अर्थ काय? कुठून शोधलं ते? खाली घ्या स्क्रीन जरा. बर. हम्म. घेतली. हा, सांगा बरं कसं शोधलं? हा, घेतली घेतली. जयमाला म्हणजे विजयमाला. हा, म्हणजे विक्ट्री झाल्यानंतर किंवा आपण जिंकून आल्यानंतर जी माळा त्या जे विजेत्याच्या गळ्यात घालतो, तर ती. हो. बर. मग आता आपण ह्याच्यात आपल्याला हा अर्थच लागत नव्हता ना, सरिता. हे काय प्रवाह? प्रवाह. पण नाही. नाही, प्रवाह शब्द वेगळा वापरतो. नदीचा जरी असला तरी प्रवाह म्हणजे तो मधला आहे. पण नदी ही व्यापक संकल्पना आहे आणि त्याच्यातला एक म्हणजे हे म्हणजे प्रवाह. ठीक आहे. नदीच नाही म्हणू शकत आपण प्रवाह. प्रवाह हा शब्द टोटली म्हणजे वेगळा आहे तो त्याचा. पण तसा वेगळ्या अर्थाने वापरतात ना तो. बर. हो काय आता किती फास्ट घ्यायचंय, सगळ्यांना कळलं पाहिजे ना. बर, प्रवाह, धारा. तो फ्लो असतो ना, तो प्रवाह. पाण्याचा बहाव. बरं, ठीक आहे. मग तसं असेल तर आपण जयमाला सोबत जायला काही हरकत नाही. पण मग ओके, ठीक आहे. ठीक आहे. पण पुन्हा असं वाटतं की सरिता म्हणजे प्रवाह नाही. बरं, ठीक आहे. याच्यावर जरा काम करा या प्रश्नावर. आपण उद्या बघूया याच्यात. चला, आता वेळ खूप होतोय. नाही, बरं. ठीक आहे. बरं, असू द्या. हा प्रश्न जरा हायलाइट करून ठेवा जरा. आणि बघा याच्यावर थोडस कसं करायचं. कारण काय होतंय, प्रिंट मिस्टेक जर समजायची झाली तर मग कसं, जयमाला म्हणजे पुन्हा विजयमाला आहे. मग प्रवाह म्हणजे प्रवाह, नदीला समानार्थी शब्द प्रवाह नाहीये, एवढं नक्की. हम्म. चलिए, ठीक है, इस पे आप बाकी ध्यान दीजिए और काम कीजिए. ठीक आहे. चला, आता पुढे वेळ होतोय आपल्याला. हे आज गद्य पण बघायचे की कसं सोडवतात, गद्याचं स्वरूप कसं असतं. ठीक है, बघा. 97 से लेके 105 तक के जो प्रश्न है, तो वो हमें देखने हैं यहाँ पे. चलिए पढ़िएगा स्क्रीन पर. गद्य बघायचे. आता पद्य भरपूर झालंय. आपण एक गद्य पण बघूया, त्याच्या सोबतच आलेले. हा. राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाए, कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करे
जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत, कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है। यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी, वे जगह लगातार सीमित हुई है। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। बघा, हा पॅराग्राफ खूप म्हणजे विचार करायला लावणारा आहे, की सद्यस्थितीमध्ये जे शाळांमध्ये जे चित्र दिसतंय, की आपल्याला अभ्यासपूरक उपक्रम नकोयत सध्या सगळ्यांना. फक्त परीक्षेसाठी घोका आणि ओका आणि परीक्षेतच किती मार्क पडतायत याच्यातच सगळ्यांना इंटरेस्ट जास्त आहे. हा पॅराग्राफ हा सांगतोय, की सध्याची शैक्षणिक स्थितीवरती हे भाष्य केलेलं आहे, प्रकाश टाकलेला आहे, की कशा पद्धतीनं मुलांना जे पाहिजे ते करू दिलं जात नाही. आपल्याला वाटतं की त्यांचा वेळ फालतूचा वाया जातोय त्याच्यामध्ये. तर फक्त परीक्षेसाठी मुलांना तयार केलं जातंय. त्यांना एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व म्हणून तयार होऊ दिलं जात नाही. त्याच्यानंतर आई-वडिलांच्या ज्या इच्छा आणि अपेक्षा आहेत त्या मुलांवरती लादल्या जातात. हाँ, माँ बाप की जो भी इच्छाएं थी या अपूरी थी, वे बच्चों ने पूरी करनी हेतु बच्चों को तैयार किया जाता है। और जब बच्चे ऐसे गीत गाते हैं और कुछ क्रम पूरक गतिविधि करते हैं, तो स्कूल को भी लगता है, अध्यापकों को भी लगता है, माँ बाप को भी लगता है कि ये समय बर्बाद करने का काम चल रहा है। और इससे उल्टा हमारी संस्कृति का रिवाज है कि हमारी संस्कृति में हर एक त्योहार में गाने गाने के अवसर उपलब्ध कराए जाते थे। हर त्योहारों के गाने थे। बच्चे खेल कूद में ज्यादा समय व्यतीत करते थे। खेलते खेलते ही आपस में वो कुछ रचनाएं रचते थे, गीत गाते थे, तो ऐसे सृजन का निर्माण हो जाता था। ठीक है, तो वो एक नैसर्गिक माहौल था। लेकिन अब जो माहौल बदल चुका है, तो वो चित्र दिखाया है इसमें। तो ये बहुत इस तरह का कंटेंट देखिए चेंज हो रहा है ना। गद्य का जो सिलेक्शन है परीक्षा के लिए वो चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार का ये मैसेज चल रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या है। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। म्हणजे बघा, आज सुद्धा समाजामध्ये कवी आणि लेखकांना तेवढी प्रतिष्ठा नाहीये, कारण त्याच्यातून अर्थार्जन होत नाही खूपसं. ठीक आहे. त्यामुळं म्हणायला मोठं नाव असतं, पण त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असते. तर असं काहीसं आहे. ठीक आहे. बघा, कि माता-पिता को बच्चे कविता में, गीतों में रच बस जाए यह पसंद नहीं है. क्या वजह हो सकती है? पाठ्य के आधार पर होतं. मी कन्फर्म उत्तर सांगण्यापेक्षा आपण सगळ्यांनी डिस्कस केलेलं बरं ना. आणि फास्ट घ्यायचं म्हणजे काही फास्ट आहेत, पण आपल्याला सगळ्यांना सोबत घेऊन चालायचंय ना.
असं चालणार नाही की एक दोघं फास्ट आहेत म्हणजे त्यांच्यासोबत पळायचं. सगळ्यांचा विचार करावा लागतो जेव्हा आपण टीम मध्ये काम करतो. ठीक आहे. चला उत्तर द्या. हा, 2 उत्तर आले. तुम्हाला विचार करायला भाग पाडायचंय ना. मी उत्तर सांगून मला परीक्षा द्यायची आहे का? हाँ, ठीक है। दो उत्तर करेक्ट है। बहुत से लोगों ने दो के साथ चलना चाहा है। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य म्हणजे आई वडिलांनी त्या मुलांसाठी जे काही करियर किंवा जे काही ऑब्जेक्टिव्ह निवडलेला आहे तो उनसे उनका ध्यान हट जाएगा, इसलिए वो बच्चों को ऐसे गतिविधियों में बस जाना रच जाना उन्हें पसंद नहीं। ठीक है, चलिए। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि गीत कविता म्हणजे आपण जो परिपाठ व्हायचा आपल्या म्हणजे 1990 पर्यंत खूप छान परिपाठ व्हायचे. अगदी 2-2 तास परिपाठ चालायचे शाळेत. सगळे उपक्रम व्हायचे सांस्कृतिक. आता ते वेळ खूप कमी झालेला आहे. आता फक्त राष्ट्रगीत म्हटलं तर ठीक आहे, नाही तर शाळेची स्वतःचीच गीतं तयार झालेली आहेत आता. तर तसं चित्र डोक्यात आणा. हाँ, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है. चला सांगा. बरं, सरित म्हणजे नदी. ठीक आहे. हा, 2 ऑप्शन. ओके, 2 नंबर. हाँ, क्या लगता है कि स्कूली पढ़ाई से इसका एक और दो में से कौन सा? स्कूलों को भी पसंद नहीं है, कहाँ है वो पैराग्राफ? स्कूलों को भी पसंद नहीं। हम्म देखिए कहाँ पे है वो। यह स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है। ठीक है। इससे यानी इससे बहुत समय नष्ट हो जाता है। हाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं? ठीक है। आता आपल्याला सही नहीं ओळखायचं असेल तर आधी पहले जो सही है वो चयन करना पड़ेगा, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही है, सही पे करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ यस और नो में, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ते 4 बोलतायत. हाँ, संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। हाँ, गीत और कविता हमारी जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है कि नहीं? हाँ, ठीक है क्योंकि हम बहुत से गाने अपने आप से ही गुनगुनाते हैं काम करते समय. हाँ, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, गीत और कविता. भाषाचं सृजन होतं, नवनिर्माण होतं भाषेचं गीत कवितातून. बरोबर आहे. ठीक आहे. म्हणजे हे तिन्ही बरोबर आहेत. म्हणजे समाज में इनकी व्यापक सहमती नहीं है. ठीक आहे. तर हे जे आहे हे ऑड असेल. चलिए अगला। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? शिक्षा व्यवस्था अपनी एजुकेशन सिस्टम गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में? सांगा उत्तर. हाँ, एक 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 म्हणतात का बाधक के रूप में? ठीक आहे. त्यांना असं वाटतंय की ही बाधा आहे म्हणजे त्यांचं मूळ जे लक्ष आहे त्याच्यापासून हे विचलित होणार आहेत. हाँ, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है. हाँ, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं. गीत कौन सा कथन सही नाही आहे? तर आता कथन सही कुठले कुठले ते मला सांगा आता सारखं.
स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे, बरोबर आहे का हे बरोबर आहे का हे सर नो पहिले वाय हा हो आहे हा आहे बरोबर का हे बरोबर आहे ये कथन सही है कि स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, काय करायचं हे सही आहे का सत्य असत्य ओके दोन वर चलायचे बर और ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, ये पण सत्य है कथन सही है। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो विकल्प है ना ये सही नहीं है की इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, असं होणार नाही। मुलं त्यांच्या मार्गावरून विचलित नाही होणार, उलट मुलांचं भाषेचं सृजन होईल, ठीक है। आणि नवनिर्मितीला इथं खूप मोठा अवसर मिलने वाला है नवनिर्माण के लिए। और यहाँ पे जो ताण तणाव मुक्त है ना तर तो जीवनचा ये स्ट्रेसफुल लाइफ भी आपको मिलेगी, तनाव पूर्ण जो हमारा जीवन है वो भी कम हो जाएगा, हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में गीत कविता का होना, संगीत का होना, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, सही नहीं है, असत्य है, ठीक है। अब देखिए बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, कौन, स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी। दोन, माता पिता, माता पिता ना इस परिच्छेद को लेके और आमतौर पे भी, ठीक है। ये 102 हो गया, 103, अब कविताएं सुनी सुनी नहीं, ठीक है यहाँ तक ही है, ये हो गए प्रश्न, ओके नहीं 105 तक है, 102, 103। हाँ, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, कविताएं सुनी सुनाई जाए में कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, विकर्मक। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, विकर्मक। दोन का तीन, दो या तीन, सकर्मक या प्रेरणार्थक। आता त्याच्यामुळे गडबड नाही करायची, विचार करून उत्तर द्यायचं। हा, ठीक आहे। तीन दोन असं नाही करायचं ना, कविताएं सुनी सुनाई जाय, कविता ह्या ऐकवल्या गेल्या पाहिजेत, ऐकल्या पाहिजेत, पाहिजेत। हं? त्याच्यामुळे प्रेरणा आहे ह्याच्यामध्ये, प्रेरणार्थक आहे हे। हं, ठीक है। चलिए, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तिक, कृतिक, इक, क। हम्म, कौन सा प्रत्यय है, बघा। हम्म, चलिए अब बताइए। इक, इक, इक प्रत्यय आहे कारण इथं पहिली वेलांटी आहे, म्हणजे हे छोटी ई आहे, ठीक है। मंजूर का समानार्थी शब्द है, पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा। मंजूर, मंजूर का समानार्थी शब्द है पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा। समानार्थी विचारलाय, स्वीकार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए स्वीकार, मुझे लगता है प्रश्न हो चुके हैं।
ठीक है, हाँ, हो चुके हैं प्रश्न। तो इस प्रकार से गद्य आता है। ये गद्य का भी उदाहरण हमने देखा आज। ठीक है, कि इसी प्रकार ये गद्य होता है। और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, काफी लंबा है ये। चलिए अब और एक पद्य ले लेते हैं। जो पिछला ये हमारा है, समय है ना अभी हमारे पास? एक बार समय बताइए मुझे, समय है क्या हमारे पास? एक पद्य और लेते हैं। जो कल पढ़ा हुआ है उसका प्रश्नोत्तर रह गए। हा, सीटीटीचा पेपर जरी असला तरी गद्य आणि पद्य दोन्हीकडे आहे, आणि त्याची वेटेज आणि त्याची काठीण्य पातळी समान आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर जायचं नाही. आपल्याला जिथून जिथून चांगला कंटेंट मिळतोय, एक्झॅक्टली पेपर मिळतात, तर ते घ्यायचंय. आणि तुम्ही बघितलं असेल मध्ये एक जी आर आलेला, सरांनी ग्रुपवर पण टाकला होता की सीटीईटी आणि टीईटीचं वेटेज सुद्धा इक्वल केलेलं आहे, समान दाखवलेलं आहे त्याच्यात. ठीक आहे, तर त्याच्याकडे बघायचं नाही. मुद्दा काय आहे की आपल्याला समजलं पाहिजे कशा पद्धतीनं हे येतंय. असं नसतं की त्याच्यामध्ये सीटीईटीला हे गद्य टाका, असे पद्य टाका, किंवा टीईटीला असे टाका, असं नाही. त्याची काठिण्य पातळी तीच आहे. ठीक आहे, हा. मग घ्यायचं का? एक पद्य घेऊयात, सर येतील तोपर्यंत. ठीक आहे, एक मिनिट. हम्म, ठीक है, ये कल हमने देखा था। हम्म, चलिए ये देख लेते हैं। ये पद्यांश, हाँ, 20 क्रमांक का पद्यांश देख लेते हैं। हम्म, पद्यांश क्रमांक 20 पढ़िएगा स्क्रीन पर अपनी अपनी। हाँ, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है। हाँ, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। बघा, कवि के अनुसार कौन अपने आप उलझने पैदा कर फंसता है? अनोखा जीव, आदमी, गगन का चांद, मनु। नाही, पाच पाच प्रश्न येतातच ना गद्य आणि पद्याला, असेच प्रश्न असतात तिकडे. हम्म, गद्य आणि पद्य दोन्हीकडेही आहे हा. हा, बरं, ह्याचं उत्तर द्या, चलिए. सही उत्तर दिया है, आदमी। अनोखा जीव का समानार्थी है एक विशेष प्रकार का जानवर, उलझन पैदा पैदा करने वाला, एक विशिष्ट शारीरिक रचना वाला प्राणी, विशिष्ट प्राणी। अनोखा जीव का समानार्थी है एक विशेष प्रकार का जानवर, उलझन पैदा करने वाला, एक विशिष्ट शारीरिक रचना वाला प्राणी, विशिष्ट प्राणी। हा, सांगा चला. सगळेच ऑप्शन घेतलेत आता याच्यात, 3, 2. पुन्हा म्हणायचं मॅडम तुम्हीच फास्ट सांगा. कशाला फास्ट सांगा? तुमची वैचारिक हे कधी डेव्हलप व्हायचं? आता तिथं जर अनोखा जीव मध्ये कुठलाही जीव असतो ना, की तो फक्त मनुष्यच असू शकतो. हं? एक विशिष्ट शारीरिक रचनावाला प्राणी. मग कुठला घ्यायचं सांगा मला. 3.
मग आता अनोखा जीव म्हणल्यावर फक्त विशिष्ट शारीरिक रचनाच असेल का? फक्त इथे विशिष्ट शारीरिक रचनावाला म्हटलंय. त्याचं विशिष्ट हे पण असेल ना, निवास, की तो पाण्यात राहतो, जमिनीवर राहतो, म्हणजे जलचर आहे, काय आहे. बर, कविता खाली घेते, ठीक आहे. हं. इथं नाही काय त्याचं हे, आपल्याला त्याचं समजून घ्यायचंय. सार काय आहे ते त्याच्यावरून कळणार आहे ते उत्तर. हम्म. बर, सर आलेले आहेत. सांगा, पटकन सांगा. एक विशेष प्रकार का जानवर. हं? फक्त जानवर म्हटलेले. उलझने पैदा करने वाला, त्याचं ते वैशिष्ट्य आहे. आपल्याला अनोखा जीव ह्याच्यात जास्त समर्पक कुठं रिलेट होते, ज्यादा से ज्यादा कहाँ ये अनोखा जीव जो है उसका अर्थ कहाँ पे फिट होता है. हम्म. सांगू का तुम्ही सांगताय? काही लोकांनी उत्तर बरोबर दिलेले, पण सगळेच ऑप्शन देत आहेत, म्हणजे सभी क्रमांक आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो सही है. क्रमांक 4, विशिष्ट प्राणी. अनोखा जीव म्हणजे विशिष्ट प्राणी, आपल्याला याच्यात शिरायचंच नाहीये. विशिष्ट म्हणलं की सगळंच आलं, मग त्यांची शारीरिक रचना होगी उसमें, उनका निवास होगा, उनकी अलग अलग विशेषताएं होगी, ठीक है. तो विशिष्ट ये जो है संकल्पना है, इस परिवेश में ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है. हम्म. एक लास्ट लेते हैं क्योंकि फिर सर का समय शुरू. चांदनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है. कौन सा नहीं है. हम्म? चांदनी इस शब्द का पर्यायवाची. चांदनी म्हणजे तारे, आकाशातल्या चांदण्या. तर त्याचा आधी आपल्याला उनके पर्यायवाची पहले हमें चयन करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे. जो बचा हुआ है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पर्यायवाची नहीं रहेगा. कौमुदी. कौमुदी. कौमुदी आहे का? बर. काय घ्यायचं, चंद्रिका. बघा आता सगळेच उत्तर देत आहेत, सगळेच विकल्प आहेत, सभी क्रमांक आ रहे हैं. हम्म. कौमुदी, ज्योत्स्ना, विनोद सर 4. ठीक आहे. कौमुदी आपण मराठीत पण म्हणतो बघा. चंद्रिका म्हणजे चंद्रासोबत असतं ना चांदणं. ज्योत्स्ना, कुणाचं नाव आहे का ज्योत्स्ना, त्यांना बघा अर्थ लागतोय का याचा. हम्म. ठीक है. अंशुमली. तो ये जो है ये नहीं है. ठीक है. हम्म. ठीक है, ये इनमें से पर्यायवाची नहीं है चांदनी का, और यह सही विकल्प है, लेकिन ये नहीं है. ठीक है. चलिए फिर यहाँ पे विराम ले लेते हैं, सर आ गए हैं, सर का समय शुरू हो चुका है.